बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। चीन से आने वाला नोवल कोरोना वायरस 5 माह के दौरान अब तक 185 ममालिक को बहुत बुरी तरह मुतासर कर चुका है और पाकिस्तान भी इस वक्त इस वायरस की शदीद लपेट में है। पाकिस्तान में भी केसेस हर रोज़ बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहे हैं, सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 8000 से तजावुज़ कर चुकी है। यानी कि कल तक जो तादाद 7000 से कुछ ही फिगर्स ऊपर थी, आज ये तादाद 8000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि इस वायरस के सबब 167 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पंजाब इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है और पंजाब में जो केसेस हैं वो 3600 से तजावुज़ कर चुके हैं। और ये वायरस जो था 26 फरवरी को कोरोना का पहला केस कराची में मंजर आम पर आया था। मार्च के महीने में हमने इतना इजाफा नहीं देखा, लेकिन अप्रैल में हम दुगना इजाफा देख रहे हैं। वायरस की रोकथाम के लिए बर वक्त इकदाम किए गए हुकूमत की जानिब से। प्रोविंशियल सतह पर भी फेडरल गवर्नमेंट ने भी बहुत से इकदाम किए। लॉकडाउन किया गया, फिर लॉकडाउन में तोसी की गई, अब लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक पंजाब में बढ़ाया गया है। लेकिन हम फिर भी केसेस में इजाफा देख रहे हैं, जिसकी एक वजह तो ये है कि लोग जो हैं वो इस लॉकडाउन को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे और एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी जो थी वो मार्च के महीने में इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन अब अप्रैल में बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं और जितने टेस्ट हो रहे हैं उतने ही ज़्यादा केसेस भी अब रिपोर्ट हो रहे हैं। आज हम कोरोना की ओवरऑल सिचुएशन पर गुफ्तगू करेंगे। सिचुएशन रूम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद, प्रिंसिपल हैं जनरल अस्पताल लाहौर के और मेंबर हैं साइंटिफिक टास्क फोर्स ऑन कोरोना, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द स्टूडियोज। जी थैंक यू। जी सर, हम केसेस में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा देख रहे हैं। मार्च में हमने उतना इजाफा नहीं देखा, लेकिन अब अप्रैल में हम दुगना इजाफा देख रहे हैं, जिसकी एक वजह तो ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी बेहतर हो गई है, लेकिन नंबर्स जो हैं वो स्टेबल नहीं हो रहे। अभी इस वायरस से पाकिस्तान को मज़ीद कितना ख़तरा है और हमारी स्ट्रैटेजीज़, हमारे इक़दाम क्या होने चाहिए कि हम इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, अगर लोग हमारे प्रॉपरली कोऑपरेट करते तो हमारा ख़्याल था कि ये 25 अप्रैल को हम इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। हमारी क्योंकि अवाम थोड़ा सा, आपने देखा होगा पिछले एक हफ़्ते से वो दोबारा एक पुरानी रूटीन में आ गए, बिल्कुल, तो उससे थोड़ा सा इसका टाइमलाइन बढ़ गया। और पीएम साहब ने कल जो अपनी स्पीच में फरमाया कि ये 20 तक जाएगा, तो जो कल परसों से हम रूटीन की इन्वेस्टिगेशन जो इसकी कोविड की कर रहे थे, कल परसों से थोड़ा सा जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका नंबर कम हुआ है। तो उससे हमें लगता है कि मे बी ये 10 या 15 मई तक चलेगा और उसके बाद फिर ये कम होना शुरू होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो एपिडेमियोलॉजी वाले हैं वो कहते हैं 3 से 5 मई तक इसकी एक पीक आएगी, क्योंकि ये पैटर्न वही फॉलो करेगा जो यूरोप और यूएसए का चल रहा है, और उसके बाद 20 मई तक ये डाउन होना शुरू होगा और उसके बाद इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं। हमें अपने डेटा से और लाइफस्टाइल से भी नेचुरली एक थोड़ा सा अंदाज़ा है कि जो एपिडेमियोलॉजी वाले अभी कह रहे हैं लोग वो चीज़ें प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे, तो मे भी थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि 20 मई तक हम इसे अच्छा कंट्रोल कर लेंगे। सर, लेकिन 20 मई का जैसा कि आपने कहा कि उम्मीद है कि वायरस चला जाएगा, लेकिन हतमी बात नहीं है और बहरहाल एहतियात भी लाजमी करनी है। आपने जैसा कि कहा मीटिंग भी हुई और अब देखा भी ये जा रहा है कि लास्ट 1 वीक से लोग जो हैं वो ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, लॉकडाउन को उस तरह से फॉलो नहीं करे। कोई रिकमेंडेशंस दी जाती हैं ऐसी मीटिंग्स में कि हम इस लॉकडाउन को मज़ीद मौसर बना लें, लोगों पर कोई चेक एंड बैलेंस हो, लोगों पर कोई स्ट्रिक्टनेस हो, ताकि लोग घरों में रहें और बिला वजह बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें? देखिए, एक तो क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ भी करीब आ रहा है और फिर तरावी है और लोग चाहते हैं कि मसाजिद में इबादत ज़्यादा हो, उसका गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा हल निकाला कि उलमा चाह रहे थे कि नमाज वैसे चले और उसका थोड़ा सा एक डर भी था कि कोरोना ना फैले, लेकिन गवर्नमेंट ने उन साथ बैठ के एक अच्छे SOPs बना लिए हैं, जो कि मेरे ख्याल है हमारी आवाम अगर फॉलो करे और इमाम मसाजिद और वो अपनी एक टीम बना लें, तो मेरे ख्याल है उसमें हमारा ये रमज़ान उस चीज़ से अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन हमें एक्चुअली थोड़ा सा उस पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसकी विरुलेंस वायरस की जो है वो थोड़ी सी वेस्ट में ज़्यादा आ रही है, यूरोप में और अमेरिका में ज़्यादा है। पाकिस्तान में मे बी अब जैसे हर्ड इम्यूनिटी कुछ डेवलप हो गई है या उस तरीके का इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हमें उस चीज़ से कोई बहुत तसल्ली में या बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। ये किसी वक्त भी एक इस किस्म की टर्निंग ले सकता है कि वो
ये विरुलेंस में चेंज हो सकता है, तो वो एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल है इस वक्त आवाम को इस चीज़ पे सोच के, आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें प्रॉपर SOPs जो उलमा इकराम और गवर्नमेंट और पाकिस्तान के दरमियान जो बने, वो मेरे ख्याल अगर फॉलो हो जाएं तो जो डेट्स मैंने पहले बयान की और वज़ीर आज़म साहब ने अपनी स्पीच में कहा है, वो मेरे ख्याल है चीज़ें उस तरह से एक बेहतर हो जाएंगी। और हम सबको मिलकर एहतियात करनी है, इस लॉकडाउन को अच्छे तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को साउथ कोरिया, चीन या स्पेन हरगिज़ नहीं बनने देना और हमने बहुत जल्द इस सिचुएशन को काबू में लाना है। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है इमरान साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम इमरान। इमरान, आप क्या जानना चाहेंगे, क्या सवाल करना चाहेंगे? ये डॉक्टर से मैं पूछना ये चाहूंगा कि जो कोरोना का पेशेंट है वो जब छींकता है या खांसता है तो वो जरासीम यानी छोड़ता है, बाहर आते हैं, जो दूसरों का लगने का सबब बनते हैं। तो क्या अगर वही पेशेंट सांस लेता है जब, ठीक है, और जो सांस को वो रिलीज करता है, छोड़ता है सांस, क्या उस सांस के साथ भी वो जरासीम बाहर आते हैं? सही। देखिए जी, बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया। एक तो है कि ये ड्रॉपलेट ज़्यादा कहा जा रहा है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, जो कि आपको खांसने से या आपको कोई छींक आ जाए और स्नीजिंग और कॉफिंग, उससे ज़्यादा होता है। खाली जो सांस का है, इसका लोग अभी इसकी एविडेंस ऐसे प्रॉपर नहीं है, लेकिन इस पे आगे रिसर्च हो रही है कि उसका हमें प्रॉपर एक एविडेंस मिले। लेकिन इसलिए एक रिकमेंडेशन है कि जो ठीक भी है या जिसको कोई बीमारी भी है या किसी को एलर्जी भी है, उनको हमेशा मास्क लगा के रखना चाहिए। रिकमेंडेशन ये है कि आपका फासला 2 मीटर, जो कि तकरीबन 6 फुट बनता है, उतना आपका होना चाहिए, तो इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। लेकिन उसे 100% नहीं कह सकते कि वो नहीं होगा, लेकिन एक आप सेफ्टी जोन में चले जाते हैं। तो अगर किसी को छींक आ रही है, अव्वल तो उसे मास्क लाजमन होना चाहिए, मास्क नहीं है तो कोई कपड़ा सामने रख लेना चाहिए, और आवाम से या उनके साथ कोई दूसरा शख्स है उससे दूर होना चाहिए, और वह फेस को दूसरी तरफ करके छींक मारनी चाहिए, ना कि हमारे कुछ लोगों की आदत है। ये भी तो तरीका बताया जा रहा है कि अपनी एल्बो में कॉफ करें या स्नीजिंग करें, अगर जी जी, वो अगर आपके पास और नहीं है तो फिर एल्बो में करें। हमारे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिल्कुल सामने आके लंबे लंबे सांस लेके फूके मारते हैं और छींके मारते हैं। तो वो बेसिकली मेरे ख्याल है इस्लाम ने जो चीज़ें रिकमेंड की हुई हैं वो हम लोगों को फॉलो करनी, ये नॉर्म्स हैं सिविलाइजेशन के, सोसाइटी के। तो एक आप डिस्टेंस रखें, चेहरा साइड पे रखें, कोई कपड़े से कवर कर लें, या मैडम ने जैसे कहा है कि आप एल्बो में करें। अगर कुछ आपको इतना छींक आ गई है कि आप वो मुंह भी पर दूसरे नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों से आप कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हाइजीन वाइज भी इंपॉर्टेंट है और एथिकली भी बड़ी अच्छी बात है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें। सर, आप मेंबर हैं साइंटिफिक टास्क फोर्स से, तो अभी मैं आपसे स्पेसिफिकली यही सवाल करना चाहूँगी कि इस टास्क फोर्स के ज़िम्मे वैक्सीन बनाने का, वैक्सीन की तैयारी का काम लगाया गया। कोरोना से इंसानियत को बचाना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है और पूरी दुनिया में वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। नॉर्मली जो वैक्सीन तैयार होती है उसके लिए कहा जाता है कि 1-2 साल लग जाते हैं। कोरोना की वैक्सीन के लिए 12 से 18 महीने का वक्त बताया जा रहा है। 70 से ज़ायद मुमालिक काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ये टास्क फोर्स इसके लिए क्या काम कर रही है? देखिए जी, हमने तो पहले डिफरेंट आर्म, हम एक स्टडी कर रहे हैं जिसके पहले डिफरेंट आर्म्स बनाए हैं, और उस आर्म्स में ये है कि हम डिफरेंट मेडिसिन ट्राई कर रहे हैं, जिसमें क्लोरोक्वीन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, एजिथ्रोमाइसिन है, फेरॉलसेल्टिमिवर है जो एंटीवायरल है। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई हो रहे हैं। एक चीज़ तो ये है कि ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका फिर ड्रैप ने एक हमें अप्रूवल दिया है, और UHS इसका एक बना है फोकल यूनिवर्सिटी, और उसके साथ जितने एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये एक रिसर्च हो रही है। फेडरल गवर्नमेंट में अलहदा होगी इस्लामाबाद में, सिंध वाले अपनी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होंगे। तो ये चीज़ एक इस तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगली बात आ जाएगी और फिर हम देखेंगे कि हमारा इसमें क्या रिज़ल्ट आता है। US में आपको पता है बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है, जिस पे कि उनके प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये आप लाजमन यूज़ करें। उनका जो डिपार्टमेंट है NIH और इन्फेक्शस डिजीज़ का, उनका ख्याल है कि इसकी एविडेंस नहीं है तो बग़ैर एविडेंस शुरू नहीं करना चाहिए। वो अपने ट्रायल्स कर रहे हैं, फ्रांस में कुछ ट्रायल्स हो चुके हैं। वैक्सीन का ये है कि वैक्सीन में इसकी डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही है। एक ग्रुप कह रहा है कि वैक्सीन इज़ द आंसर, और वैक्सीन आप लगाएंगे तो ये टोटली आप प्रिवेंट करेंगे। एक ग्रुप है वो कहता है वैक्सीन के ऊपर अभी हमें नहीं जाना चाहिए,
जो हमारी ट्रीटेबल मेडिसिन है उस पे जाना चाहिए, क्योंकि उससे इसकी विरुलेंस कम हो जाएगी और फिर सिम्टम्स छोटे मोटे फ्लू की तरह आ जाएंगे। वैक्सीन पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं। वैक्सीन के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि इस वेरिएंट्स इस वायरस के बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। जो चाइना में स्टार्ट हुआ था वो इसका सी टाइप थी, और फिर उसके बाद यूके और यूएसए में गया, वायरस मुसलसल म्यूटेट कर रहा है, उसकी वो वेरिएशन उसमें आ रही है, तो उनका कुछ और था। तो इसमें ये कि ये रिसर्च बेसिकली जब आप इसकी सारी टाइपिंग को देख लेंगे, विच इज़ जीन सीक्वेंसिंग, इसकी सारी जीन सीक्वेंसिंग हो जाएगी, तो फिर आपका प्रॉपर वैक्सीन बनेगा। कि ये नहीं कि वैक्सीन आपका एक वेरिएंट के लिए बन जाए और उसमें दूसरा वेरिएंट हो तो फिर वो काम ना करे। हमने जो LGH में किया, पहले हम ई जीन पे कर रहे थे। गवर्नमेंट अब उसमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी, फेडरल गवर्नमेंट, ये NDMA अब कोशिश कर रहे हैं कि जो किट्स आएँ वो किट्स और बेहतर आएँ। अब जो किट्स आ रही हैं वो इसकी 4 जीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें L है, E सर, है। जिस तरह से आपने कहा कि वायरस म्यूटेट हो रहा है, चाइना में इसकी कोई और शक्ल थी, पाकिस्तान में और, अमेरिका में और, तो ऐसा मुमकिन है कि वायरस ये जो वैक्सीन है ये हर ममालिक की मुख्तलिफ हो, या एक ही वैक्सीन बनेगी और वो सब जगहों पर चल सकती है? इस पे तो जी अब रिसर्च हो रही है, और ये एक डॉक्टर साहब का USA से भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, और वो उनका कहना ये है कि जिन लोगों ने फ्लू शॉट्स लिए हुए हैं, जो फ्लू के लिए वैक्सीन होता है, उनको अगर आप टेस्ट करें तो उनमें समहाउ कोविड पॉजिटिव आ रहा है। वो एक अलहदा, उसके ऊपर ज़्यादा हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। वैक्सीन होगी या एक वैक्सीन ऐसे बनेगी जो कि सारे वेरिएंट्स के ऊपर आके काम करेगी और उसे कंट्रोल करेगी। अब जैसे एंटीवायरल का मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। सर, एंटीवायरल पर भी बात करेंगे, अभी हम प्रोग्राम में इकमल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एंटीवायरल पर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान हैं, आप हमारे साथ रहिए। सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान हैं और आप प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एंटीवायरल पर गुफ्तगू आप करना चाह रहे थे। रेमडेसिविर भी एक एंटीवायरल ही है और इसके ट्रायल्स भी किए गए हैं कनाडा में, अमेरिका में। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं और वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कोविड-19 के पेशेंट्स को जब इस एंटीवायरल का इस्तेमाल करवाया गया तो बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इसमें देखें, पाकिस्तान में पहले जो है ऑलसेल्टिमेवर चल रही है, जो पहले टेमी फ्लू के नाम से आई, और H1N1 जो बर्ड फ्लू आया उसमें यूज़ हुई और उसके अच्छे रिज़ल्ट्स आए। अब आजकल हम जो ट्रायल कर रहे हैं उसमें ऑलसेल्टिमेवर भी है, और जो क्लिनिशियंस इसको दे रहे हैं ट्रीटमेंट में, और ये ऑलरेडी चल भी रही थी वायरल इन्फेक्शंस में, तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये जो रेमडेसिविर का आपने फरमाया, ये सबसे पहले नेब्रास्का में, ओमाहा एक जगह है, वो स्टेट में ये यूज़ हुई और ये मंकीज़ में यूज़ हुई और इसका अच्छा एक इफ़ेक्ट आया। तो उन्होंने फिर बाद में इसको, अब इसका ट्रायल आगे कहा कि हम ह्यूमंस पे कर रहे हैं और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ये बेसिकली फिर इन्होंने इसको इबोला की इन्फेक्शन में जब उसका वायरस आया उस पर भी इसको इस्तेमाल किया, और ये ख्याल है कि RNA वायरसेस जितने भी हैं उनमें रेमडेसिविर जो है ये अच्छा काम करेगी। हमने अभी इसको, यहाँ हमारे पास है लेकिन उस तरीके से हमने अभी इसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ऑलसेल्टिमेवर हमारी जो हम इन कॉम्बिनेशन दे रहे हैं इसको एजिथ्रोमाइसिन के साथ और क्लोरोक्विन के साथ, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप ये, क्योंकि एक स्टडी अच्छी आई है, इसको भी आगे देखना पड़ेगा। मे बी अगली कोई स्टडी है उसमें हम। सर, क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी वैक्सीन को या किसी भी दवा को इस्तेमाल करवाने का, अप्लाई करवाने का पेशेंट पर? इसमें देखें जी, 2 किस्म के आपस पेशेंट आते हैं। एक तो आपके पास सस्पेक्ट है, जिसको आपको लग रहा है कि क्लिनिकली हमें लग रहा है, लेकिन आप टेस्ट करते हैं तो नेगेटिव आता है। जिसमें हमारी चाइनीज़ से मीटिंग्स हुई हैं तो उन्होंने कहा कि ये 55 to 60% टेस्ट पॉजिटिव आएगा और बाकी में पॉजिटिव नहीं आता। उन्होंने कहा कि आंसर इज़ टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट। आप एक टेस्ट करते हैं, नेगेटिव आता है, आपने 24 आवर्स के बाद फिर करना है, फिर 4th डे करना है, फिर 10th डे करना है, फिर भी अगर नेगेटिव आता है और आपका ख्याल है कि इसको क्लिनिकल सिम्टम्स हैं तो उसको आप 2 वीक्स से क्वारंटाइन करें। एक तो आपका पेशेंट इस किस्म का है, एक पेशेंट ऐसा है जो कि आपका ठीक हो जाता है, छोटे मोटे सिम्टम आते हैं, और पेशेंट फिर ऐसे हैं जो आपके पास कोरोना कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। उनमें भी 3 कैटेगरीज हैं, एक माइल्ड है, एक मॉडरेट है, सीवियर है। ये ट्रीटमेंट जो है, जो माइल्ड है उसके लिए इतना ज़्यादा रेमडेसिविर रिकमेंडेड नहीं है,
लेकिन ये मॉडरेट टू सीवियर जाता है तो उसमें इसकी उसका दवाई का इस्तेमाल जो करवाया ट्रायल जाता है। किया उसमें इसका इस्तेमाल है। और ये जो एंटी वायरल या जैसे पेशेंट को एक सस्पेक्ट है या उसको कोरोना हो गया, इसमें डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं। अगर कोरोना हो गया है तो आपने उसके कोई ब्लड के टेस्ट करने हैं जिसमें डी डाइमर्स हैं, उसकी कोएगुलोपैथीज़ हैं, फिर आपने लिवर के टेस्ट करने हैं, फिर आपने किडनीज़ के टेस्ट करने हैं। इस तरह CBC मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट की होती हैं, एक्सरेज होते हैं, और उस कंडीशन के मुताबिक फिर ये एंटीवायरल दी जाती है और इसमें साथ साथ मॉनिटरिंग की जाती है कि इसका इफ़ेक्ट पेशेंट पे सही आ रहा है, खुदा न खास्ता कोई और चीज़ें ना किसी और अज़ा पे कर रही हो। तो अगर ये चीज़ें ठीक चल रही होती हैं तो फिर आप इसको तकरीबन आप 1 to 5 डेज़ आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर साहिवाल से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइक। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल करना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि ये जब किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है कोरोना वायरस से, जी, तो क्या उसके पेशेंट वो डेड बॉडी में भी उसमें होता है वायरस के नहीं होता? क्योंकि इतने हिफाजती इक़दाम से दफनाया जा रहा है, क्या इसमें वो खदशा होता है कि उससे वो वायरस किसी और को लग जाए? सही, शुक्रिया लाइक आपका। सर, ये तशवीश सब में ही पाई जा रही है और सब इस बात से डर भी बहुत रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी की भी मौत वाक़ई हो जाती है इस वायरस के सबब, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसीजर और बड़े रूल्स और डिसिप्लिन्स बताए जा रहे हैं, घर वाले देख नहीं सकते इस तरह से, तो लोग डर भी रहे हैं। तो जो मैयत है, जो लाश है, उसमें ये वायरस होता है मरने के बाद? देखिए जी, एक तो ये क्योंकि बहुत पुरानी ऐसे इलनेस नहीं है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन एक रिसर्च ये आ रही है कि डेथ के बाद ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो कब ख़त्म होता है, किस तरह ख़त्म होता है, उसका एग्जैक्ट टाइम अभी नहीं पता। इसलिए आप SOPs वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इशू किए हैं कि आपको बरियल जो है वो एक प्रॉपर इसकी शीट आती है जिसमें आपको बॉडी को लपेटना होता है। वो लोग जो उस शीट को लेके जाते हैं उन्होंने प्रॉपर PPEs पहनी हो, फिर उसको आप बॉक्स में लेके जाएं। बॉक्स में ले जाएं तो चेहरा दिखाने के लिए आप ऊपर एक ग्लास लगा देते हैं, बाकी बॉक्स आपका वो वुडन हो या आपने किसी ऐसे मटेरियल का बनाया हो जिसमें से आपका ख्याल हो कि कोरोना नहीं जा सकता। जो लोग आगे फिर ग्रेव के अंदर जिस वक्त आपने मैयत को अंदर उतारना होता है तो उन्होंने भी PPEs पहनी होती हैं। और बाकी UK में उन्होंने बरियल के लिए और फ्यूनरल के लिए ये नहीं कहा कि आप ना करें, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि आप एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग, जैसे हमारा मसाजिद में कहा गया है, उतना आप डिस्टेंस रख के मास्क लगा के आप वो बरियल कर सकते हैं, लेकिन बरियल बहुत ह्यूज नहीं होने चाहिए। मैं आज पढ़ रहा था कि ढाका में एक उनके आलिम थे और उनका इंतकाल हुआ तो 1.5 लाख लोग जो ढाका के वो उनका जनाजा पढ़ने गए। तो इस तरह का जो है वो, और लोग बिल्कुल साथ साथ खड़े थे, तो उसमें ऐसी चीज़ में थोड़ा सा ख़तरा आता है। लेकिन आप अगर प्रॉपर वो SOPs फॉलो कर लें तो उसमें, और हमारे लोगों की आदत होती है फिर वो एक दूसरे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, दिलासा देते हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी अगर आप अवॉइड कर लें तो मेरा ख्याल है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इजिप्ट में अभी था कि वो एक मैयत को दफनाने आ रहे थे और वो उसी गांव का बंदा था, लेकिन वो रहता कहीं शहर में था। जब वो दफनाने आए तो गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा इसको कोरोना या नहीं दफनाना, और वो उन्होंने एक जुलूस निकाल लिया। फिर पुलिस आई, पुलिस ने फायरिंग की, तो वो फिर लोगों को मुंशर किया, फिर उनको सारा बताया, उनकी अवेयरनेस कराई कि भाई ऐसे नहीं होगा, जो भी लोग आ रहे हैं वो प्रॉपरली उन्हें कपड़े पहने। तो ये मेरे ख्याल है लोगों की काउंसलिंग साथ साथ इसमें बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी की डेथ होगी तो आप भाग जाएं, मैयत को ही छोड़ देंगे कि ये बिल्कुल कोई नहीं, ये ना। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सबके बेनिफिट में की जा रही हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर मैयत में वायरस था तो वो किसी और में मुंतकिल ना हो जाए। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर रायविंड से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल करना चाहेंगे आप? से पूछना है कि मेरा 4 साल का बेटा है जी, और अभी थोड़ी देर पहले वो नहा रहा था तो अब कह रहा है कि मेरे गले में बहुत ज्यादा पेन हो रही है, ठीक, और साथ बुखार भी बहुत तेज हो गया है। ठीक, तो मैं इस हवाले से पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब से। ठीक, शुक्रिया राशिदा आपका। सर, मेरे ख्याल में ये पूछना चाह रही हैं कि ये कोरोना वायरस वाली अलामात है या ये सीजनल है? बच्चे की एज कितनी है? 4 साल। हाँ, देखें इसमें अलामात तो उस तरह आ रही हैं कि ये गला ख़राब हो या नज़ला हो या बुखार हो, तो मेरा ख़्याल है जो एक तो बच्चे को जो रूटीन की आप नज़ले या बुखार या गला ख़राब, ये ज़रूरी नहीं कि कोरोना हो, लेकिन आप वो मेडिसिन शुरू करा दें जो आप रूटीन में ख़राब
उसमें गले में देते हैं और बुखार के लिए देते हैं, और उसको क्वारंटीन करें। अगर आपका ख्याल हो कि ये बुखार जो है वो कल तक ज़्यादा हो गया या परसिस्ट कर रहा है और खांसी शुरू हो गई और ठीक नहीं हो रही, तो फिर मेरा ख्याल है इसमें जो भी सेंटर्स हैं जहाँ पे टेस्टिंग होती है, बच्चे की टेस्टिंग लाजमन होनी चाहिए। अगर बच्चे के सिम्टम ठीक हो जाएं तो उसे घर में क्वारंटीन कराएं और टेस्ट का वेट करें। अगर बच्चे के सिम्टम ठीक नहीं हो रहे तो फिर जो सेंटर्स गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं उधर इमीडिएटली जाएं, तो वो आगे इसका एक ख़ास SOPs प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देंगे। तो परेशान आप इसमें ना हो, जो रूटीन की मेडिसिन देती हैं बच्चे को वो शुरू करा दें, साथ में पैनाडोल वगैरह दें, बुखार के लिए वो कैलपॉल दें, और अगर कल तक आपको लगे ठीक नहीं हो रहा तो जो आपका डेजिग्नेटेड सेंटर है उससे रब्ता करें। बिल्कुल, और बड़ी आसानी से सरकारी अस्पतालों में ये सहूलियात अवेलेबल हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना का टेस्ट आ रहा है तो वहाँ ले जाकर बच्चे का टेस्ट भी कराया जा सकता है। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से मज़ीद भी सवालात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप मेंबर हैं साइंटिफिक टास्क फोर्स ऑन कोरोना के, और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको कायम किया। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को वेंटिलेटर्स बनाने का काम सौंपा गया था। ये काम कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, वेंटिलेटर बनाना कोई मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और यहाँ पे हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। कुछ लोग न्यू वेंटिलेटर्स पे काम कर रहे थे, कुछ रीफर्बिश पे करते हैं कि वेंटिलेटर जब ख़राब होता है तो उसको ठीक करते हैं, तो लोग वो टेक्नोलॉजी जानते हैं। हमें थोड़ा सा इसको जो गवर्नमेंट अब कर रही है कि इस चीज़ को प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और हम क्वालिटी कंट्रोल ऐसा कर लें कि हमारा वेंटिलेटर जो है ड्यूरेबल हो और रिज़ल्ट वो अच्छे दे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द 4-5 महीने में वेंटिलेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनने शुरू हो जाएंगे। और एक उससे अभी ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास अभी वेंटिलेटर्स हैं तो उतने ज़्यादा नहीं जितने अमेरिका के पास थे, लेकिन हमारे पास शॉर्टेज नहीं हुई, ये अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सेवेरिटी उतनी नहीं है, तो उसमें अल्लाह ने हमें बचा लिया। लेकिन ये कि अब इस वक्त जो अब SOPs गवर्नमेंट बना रही है, मेरे ख्याल है उस पर बहुत रैपिडली और अगले 5 से 6 माह में वेंटिलेटर्स भी बन जाएंगे लोकल सतह पर। देखिए, एक 9/11 के बाद एक दुनिया थी, कोविड-19 के बाद इट विल बी ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। दुनिया को इस वक्त एक तहिया कर लेना है कि ख़र्चा जब तक पूरी दुनिया हेल्थ पे ज़्यादा नहीं करेगी तो ये दुनिया इस तरीके से। सर, मुझे तो पर्सनली ऐसे फील होता है कि बाकी ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, अमेरिका को ले लें या और भी जितने भी हैं यूरोपियन कंट्रीज़, सबके हेल्थ केयर सिस्टम एक्सपोज हो गए हैं इस पेंडेमिक के बाद। ये आपने बहुत सही बात की। देखिए, हमारे डॉक्टर्स को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट्स होते थे, और हमें उस तरह का वर्कलोड और वो सारा करना, हमारे पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, इनको उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। वेस्ट ने इस तरह का वो 14 से 15 मरीज़ टोटली दिन में देखते थे, उनको इस तरह का वर्कलोड संभालना उन्होंने सोचा भी नहीं था, और वो ये जो पेंडेमिक आया ये आगे एपिडेमिक में एक चेंज हो गया, तो उनके लिए ये अलग एक प्रॉब्लम। और पाकिस्तान तो ऐसा एक एपिडेमिक भुगत भी चुका है डेंगू की सूरत में। जी। और दूसरा ये कि उन्होंने IT और उन चीज़ों पे मेरे ख्याल है US ने और यूरोप ने ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट किया, और टेक्नोलॉजी में इतना दूसरी तरफ आगे चले गए कि हेल्थ के ऊपर एक बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं और इनकी आगे जो रिसर्च उसके ऊपर हेल्थ पे इतना काम वहाँ भी नहीं हुआ जिस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। सही। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम सलाम। जाहिद, आपसे रिक्वेस्ट है अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो करते हैं। हेलो जी, सवाल बताइएगा, आप क्या जानना चाहते हैं? जी आ रही है। मेरा ये सवाल है जी डॉक्टर साहब से, अगर झटकी के दौरान माँ में कोरोना की अलामात हो तो क्या वायरस बच्चे में मुमकिन हो जाता है? सही, शुक्रिया आपका सर, बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा वैलिड है, और बहुत से लोग ये जानना भी चाह रहे होंगे कि झटकी के दौरान माँ में वायरस की तशखीस हो गई, बच्चे में आ जाएगा वायरस। अच्छा, इसमें तो ये खैर बहुत अच्छा सवाल हुआ, और इस पे मेरे ख्याल एक प्रोग्राम पहले किस चैनल ने प्रेगनेंसी का किया, लेकिन ये काफ़ी सारे इसमें सवालात हैं जो अभी तक आंसर नहीं हुए
एक चीज़ तो खुशनसीबी है जो प्रेग्नेंट खातून है कि इसमें प्रेगनेंसी की इम्यूनिटी टोटली चेंज हो जाती है और इम्यूनोलॉजी जो है वो प्रेग्नेंट खातून की सारी ऑल्टर होती है और जिसकी वजह से प्रेग्नेंट ख़वातीन में कोरोना बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। ये एक खुशकिस्मती है प्रेग्नेंट ख़वातीन की। हम अब एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें डेनमार्क और स्पेन के साइंटिस्ट हमारे साथ हैं और क्योंकि उनके पास पेशेंट ये प्रेगनेंसी विद कोविड-19 थोड़ा है। चाइना के पास कुछ पेशेंट्स थे, फिर यूएस के पास कुछ पेशेंट आए हैं, लेकिन वो इतना लार्ज नंबर नहीं है। एक केस रिपोर्ट हुआ है चाइना से और एक यूएस से, जिसमें चाइना में एक बच्चे को वो पॉजिटिव था मदर के बाद और दो बच्चे थे यूएसए में जो पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन उस पर फर्दर अब वो टेस्ट कर रहे हैं कि जो उस कमरे में उस वक्त जो एंटर हुआ उन सब के भी टेस्ट हो रहे हैं कि उनमें से कोई पॉजिटिव नहीं था, उनसे ट्रांसमिट हुआ या इस पर मेरे ख्याल है और स्टडीज़ की अभी ज़रूरत है। हमने एक इसका प्रोटोकॉल और परफॉर्मा बना लिया है और बहुत जल्द इसकी स्टडी शुरू होगी। ब्रेस्ट मिल्क में ये नहीं आ रहा और माँ के लिए ये कि रिकमेंडेशन ये आई कि अगर उसने ब्रेस्ट फीड कराना भी है, बच्चे को दूध पिलाना है, अपने आप को पहले ऐसे प्रोटेक्ट करे कि बच्चे को वो ड्रॉपलेट्स ना जाएं, मास्क प्रॉपर पहने और बेहतर ये है कि पंप्स मिलते हैं उनसे मिल्क एक्सट्रैक्ट करके और बच्चे को पिलाया जाए। फिर ये है कि बच्चे को उसके करीब रखना या नहीं रखना, इसकी अलहदा है कि अगर माँ को ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं है तो बच्चा उस साथ रहे, लेकिन अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो न्यू बॉर्न को 14 डेज़ अलहदा करें क्वारंटाइन। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क सेफ है और उसमें ये वायरस नहीं है। सर, साउथ कोरिया ने बहुत तेज़ी के साथ इस वायरस पर काबू पाया है, वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ फैला था, लेकिन चीन के बाद साउथ कोरिया दूसरा मुल्क है जिसने बड़ी तेज़ी के साथ इस वायरस पर काबू पाया। वहाँ पर लॉकडाउन भी उतना मौसर नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत से और इकदाम किए जिनमें उनकी इतलात कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जितने टेस्ट हो रहे थे वो फ़ौरन से रिपोर्ट हो जाते थे, फिर जितनों के टेस्ट होते थे और जितने आइडेंटिफाई होते थे उनके साथ जितने कॉन्टैक्ट में आते थे उन सस्पेक्ट्स को भी फौरी तौर पर उनके भी टेस्ट करवाए जाते थे और इसके साथ साथ वहाँ पर अवेयरनेस बहुत पहुँचाई गई, टेक्नोलॉजी का बड़े मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ये देखा गया कि वहाँ पर वायरस का फैलाव रुक गया है, स्लो हो गया है। पाकिस्तान भी इन तमाम पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए वायरस पर काबू पा सकता है। देखिए जी, उन दो मुल्कों को एक चीज़ का फ़ायदा था कि उनके पास सार्स आया 2003 में। कोरिया ने और चाइना ने ऑलरेडी अपने बहुत अच्छे फ्लू सेंटर्स बनाए हुए हैं और वहाँ जो भी फ्लू होता है उसका वो हर किस्म का टेस्ट कर छोड़ते हैं, जो भी पॉसिबल फ्लू दुनिया में है, और उसमें इमीडिएटली उनको पता चल जाता है कि ये H1N1 है, कोई नॉर्मल फ्लू है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल है या इसको कोविड है। ये उन दोनों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज था। दूसरा ये कि कोरिया ने इनिशियली वो काम किया जो यूएस और यूरोप ने नहीं किया। उन्होंने शुरू से एक प्रॉपर लॉकडाउन किया और इमीडिएट टेस्टिंग पे गए और टेस्ट WHO और कोरिया ने शुरू में ये स्लोगन स्टार्ट किया। चाइना ने भी शुरू में इसलिए हिट ली कि चाइना ने इतने ज़्यादा टेस्ट शुरू में नहीं किए। कोरिया ने ड्राइव थ्रू वो केबन्स बनाए जहाँ टेस्टिंग हो रही थी और 6 लेन्स के वो केबन बने और उन्होंने हर शख्स को टेस्ट कर छोड़ा जो भी कुछ था। उसमें कुछ जैसे आपने देखा केसेस आए हैं, प्रिंस चार्ल्स का केस आया, फिर और यहाँ पे कई केसेस आए हैं, बोरिस जॉनसन का आया, बहुत से ऐसे बोरिस जॉनसन को तो खैर सिम्टम थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको एसिम्प्टोमेटिक थे। ठीक, उसमें एसिम्प्टोमेटिक भी कोरिया ने सारे ट्रेस किए और उससे ये हुआ कि वो आगे फिर फर्दर पॉपुलेशन को इन्फेक्ट नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है हमें अब वो खैर थोड़ा सा टाइम हमारा उस तरीके से निकल चुका है, लेकिन अभी भी अवाम हमारी अगर प्रॉपर जो भी SOPs गवर्नमेंट दे रही है सोशल डिस्टेंसिंग के और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, ऐसे जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट ड्राइव पे ना निकलें, पूरी फैमिली के साथ मोटर बाइक पे 5 लोग जा रहे हैं, एहतियात बरतें हैं, तो अभी भी हम जो मैंने पहले अर्ज़ किया है वो उन डेट्स पे हमारा प्रॉपर कंट्रोल हो सकता है। सही। सर, जितने भी कोरोना के टेस्ट करवाए जा रहे हैं, अभी पाकिस्तान में PCR का सिस्टम चल रहा है, एक नेज़ल स्वैब लिया जाता है या थ्रॉट से सैंपल लिया जाता है, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के बड़े चांसेस हैं, एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। ये एक्यूरेसी अच्छी ना होना, इसकी क्या वजह है? किट्स में कोई प्रॉब्लम होती है? इसमें एक तो जी आपने जिस वक्त आपका सैंपल आता है उसके प्रॉपर SOPs हैं, उसका एक प्रॉपर VTM है, फिर VTM को जो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया है उसको आपने इस तरीके से लेके आना है कि उसकी लीकेज ना हो।
जहाँ पे लीकेज आती है वहाँ रिपोर्ट में आपका एरर आता है। फिर इसकी एक प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल है, वो टेम्परेचर कंट्रोल 2 to 8 डिग्री है, वो अगर आप प्रॉपर नहीं करते तो आपकी रिपोर्ट में एरर आता है। उसके बाद आप जो RN एक्सट्रैक्शन करते हैं, RN एक्सट्रैक्शन अगर ठीक नहीं है, फिर इसके डिफरेंट स्टेजेस पे अगर वो ना की जाए तो उसमें एरर आता है। इसलिए एक एक स्टेज को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। अगर वो भी अब प्रॉपरली फॉलो कर लें तो US और चाइना कह रहे हैं कि फिर भी 60 से 65 से ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी नहीं आ सकती। खराबी कहाँ पर है और उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? ऑल्टरनेटिव मेथड कौन सा है फिर? देखिए, उसमें क्योंकि ये एक नई डिजीज़ निकली है और इसके जो टेस्टिंग है उसके डिफरेंट मेथड्स ट्राई हो रहे हैं। अभी तक हमें जो एक रिलायबल मेथड है वो PCR ही है, और PCR का आपको इतने मसलन अभी कोरिया ने अगले दिन एक स्टडी बताई कि हमारे 2 दफ़ा वो नेगेटिव हुए, फिर ठीक रहे, उसके बाद फिर उन्होंने उनको टेस्ट किया, आफ्टर 14 डेज वो फिर पॉजिटिव हो गए। अब उनका ख्याल है कि यार टेस्टिंग में एरर था, या ये वायरस रीएक्टिवेट हो रहा है, और बीच में मतलब इसका कुछ स्ट्रेन ऐसा आ गया, यानी कि अभी इस पर भी मजीद स्टडी और रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्लड के थ्रू सैंपल लिया गया वो उसकी एक्यूरेसी कोई 98% तक है। चाइना ने इस तरह से बड़े टेस्ट किए। इस बात में हकीकत है कि जो ब्लड सैंपल है उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी? पाकिस्तान में अभी गो के ये नहीं हो रहा इस तरह से टेस्ट। अच्छा जी, इसमें जो शुरू में CDC ने कहा कि जो ब्लड टेस्टिंग है वो इतनी रिलायबल नहीं है, और फिर कुछ किट्स बनी है, कुछ सीलेक्स बनी है जिसको FDA ने अप्रूव किया है। हमारे पास वो मेरा ख्याल है 27 को मेरी ताहिर शमसी साहब से बात हो रही थी, क्योंकि वो उसके ऊपर कन्वलेसेंट प्लाज्मा पे काम कर रहे हैं और हमने उनको उसमें ज्वाइन किया है। तो वो मेरे ख्याल है जो वो कह रहे हैं कि 27 को शायद US से चलना है, और वो 27 और 3 मई के दरमियान वो पाकिस्तान पहुंचेगी, जिसकी उनका ख्याल है कि ऑथेंटिसिटी बेहतर होगी। उसमें जो वो किट है वो बेसिकली एक अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा कि आप अपने डॉक्टर्स को भी स्क्रीन करेंगे। ऐसा पेशेंट आया जिसका आप सस्पेक्ट करेंगे कोरोना है, आपने ऑपरेट करना है, तो इमीडिएटली आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। और फिर वो सारे जो SOPs हैं कोरोना के ऑपरेट करने के, वो जैसे हमने उसके अलहदा ऑपरेशन थिएटर्स रखे हैं, अलहदा लेबर रूम रखे हैं गायनी के, बाकी सर्जिकल थिएटर जो है उनके अलहदा SOPs हैं, और ICU के अलहदा SOP, वो आपने सब फिर PPEs पहनने, वो PPEs पहन के, और फिर जो शील्ड्स पहन के, गॉगल्स पहन के, मास्क प्रॉपर होना चाहिए, और फिर उनका ऑपरेशन होना चाहिए। तो स्क्रीनिंग मेरे ख्याल है इसमें काफ़ी हमें हेल्प करेगी इसको कंट्रोल करने में। ठीक। सर आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, जो साइंटिफिक टास्क फोर्स है ये वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाई और इसको लीड प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान कर रहे हैं, वो इसके सरबराह हैं। इस कमेटी का काम ये था, इस टास्क फोर्स का काम ये था कि वैक्सीन को तैयार किया जाए और मुतल्लिका उमूर में इंटरनेशनल इदारों की मुआवनत भी हासिल की जाए। अब तक किसी इंटरनेशनल इदारे की मुआवनत हासिल की गई है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि साइंस डेटा फाउंडेशन रिसर्च का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा, जिसमें अहम सवालात जो होंगे उनके जवाब तलाशे जाएंगे। ये काम कहाँ तक पहुँचा है और ये फाउंडेशन किस तरह से अपना काम करेगी? देखिए जी, इसके फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब हैं, और आगे उन्होंने फिर जो इसको चेयर कर रहे हैं वो अताउर रहमान साहब कर रहे हैं। अताउर रहमान साहब का वो पता है कि वो एक मशहूर साइंटिस्ट हैं और उन्होंने काफ़ी इस पर काम किया। जो आप कह रही हैं कि साइंस की मिनिस्टर ने आंसर करनी, उसमें देखिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये हेल्प सेंटर्स और कॉल सेंटर्स और स्काइप इस तरह का हेल्पलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। या मसलन हमारे LGH में है, UHS में है, फिर KE में है, सर्विसेज में है, पंजाब यूनिवर्सिटी में है, फिर GC में है, तो इस तरह पिंडी में है, निश्तर में है। ये सारी जगहों पे ये हेल्पलाइंस यही चीज़ें आंसर कर रही हैं। अब जहाँ वैक्सीन का है उस पर एक मीटिंग हमारी जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुई, वो इस्लामाबाद थे और वो वीडियो लिंक पे हुई, अताउर रहमान साहब कराची थे। उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आई, और इकबाल साहब भी थे जो कराची में होते हैं, वो साइंटिस्ट हैं, कि इसमें सारे सेंटर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना है, और जिसके पास जो जो फैसिलिटी है उसको हमने एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में ले आना। लेट्स से कि हमारे पास किसी के पास जीन सिक्वेंसर है तो हमें फिर उसकी फैसिलिटी आगे हासिल करनी कि वो, यानी कि रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा। जी, आपकी जीन सिक्वेंसिंग जब प्रॉपर चलेगी और वो सारा देखा जाएगा तो फिर ही वैक्सीन आएगी। तो इस वक्त मेरे ख्याल है जीन सिक्वेंसिंग पर काम शुरू हो गया है और साथ साथ वैक्सीन का भी चल रहा है। तो इंशाल्लाह में भी अताउर रहमान साहब का ख्याल है कि इसको 12 से 18 महीने उनका ख्याल है कि लगेंगे। मैं भी थोड़ा सा जल्दी हो जाए अगर हम सब का फोकस साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का और इसके ऊपर ज़्यादा हो तो फिर जल्दी एक ब्रेक थ्रू आ जाएगा। सही।
ठीक, डॉक्टर साहब ने बड़े मौसर अंदाज में वैक्सीन के बारे में भी बताया, वेंटिलेटर्स के बारे में भी बताया और ओवरऑल कोरोना से मुतल्लिक रहनुमाई भी की। प्रोफेसर डॉक्टर अल-फरीद स्टूडियोज़ में हमारे आज के मेहमान थे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ हमारी और हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई की। आप सबसे जाते जाते वही गुजारिश जो रोज़ाना होती है कि लॉकडाउन आप सबके बेनिफिट में है, तो बराए मेहरबानी इस लॉकडाउन पर बड़े अच्छे तरीके से अमल दरामद कर लें, स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें और साथ ही साथ जो इख्तियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उन पर अमल कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।